अखिल और सिमी दोनों शिवम की तरफ देखते हुए जवाब के इंतजार में खड़े थे। कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटी सी बात है, शिवम ने शांति से उत्तर दिया। एक छोटी सी बात, हम दोनों क्या तुम्हें बेवकूफ लगते हैं? सिमी ने गुस्से में कहा। दृष्टि द्वारा व्यक्तिगत रूप से डिजाइन किए गए गहने जिनकी कीमत लाखों में थी चोरी हो गए थे। क्या तुम नहीं समझते कि ये मुद्दा कितना गंभीर है? देखो अखिल, अपने इस निराले दामाद पर एक नजर डालो, उसे इस मामले की कोई परवाह नहीं है। सिमी गुस्से में आ गई। जितना उसने शिवम को देखा वो उतनी ही चिढ़ गई। दृष्टि की इतनी गंभीर स्थिति में पड़ने के बाद भी उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अखिल ने शिवम को देखा और गहरी आवाज में कहा, शिवम, दृष्टि ने तुम्हें सबसे पहले निर्देशक का सहायक बनने के लिए कहा था क्योंकि उसे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। तुमने इतनी महत्वपूर्ण गलती कैसे की? मैंने क्या? सिमी ने आह भरी। जब मैंने चेतावनी नहीं दी थी कि हमें उसके जैसे बेकार इंसान को दृष्टि का सहायक नहीं बनने देना चाहिए। वो उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं करता था। दृष्टि हर दिन गहनों के अनुसंधान और विकास में खुद को झोंक देती थी और जाहिर है कि इसके पास इस बारे में कुछ भी करने का समय नहीं था। दूसरी ओर तुम एक भी वस्तु की देखभाल करने में सक्षम नहीं हो। तुम क्या कर रहे थे? सिमी ने और भी अधिक क्रोध के साथ कहा। केवल इतना ही नहीं, बल्कि मैंने ये भी सुना है कि तुमने कंपनी के सभी उच्च अधिकारियों के सामने ये दावा किया था कि किंग ऑफ द वर्ल्ड कल आभूषण प्रदर्शनी में दिखाई देगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मामला पहले से ही काफी बड़ा है? माँ, इतना गुस्सा मत हो, दृष्टि ने सांत्वना दी। ये उतना गंभीर नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। ये गंभीर नहीं है। सिमी इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने पैर पटक लिए। क्या तू जानती नहीं कि बाहर अफवाहें कितनी तेजी से फैलती है? हमारे परिवार पर गहने चुराने का आरोप लगाने वाली अफवाहें पहले से ही है। इसके अलावा ये भी कहा कि तू कैसे गहने का एक टुकड़ा बनाने में असमर्थ थी, जो इतना पैसा लगाने के बाद भी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी, और इसलिए तूने गहने चोरी करने का सहारा लिया। अफवाहें हैं कि हमारे पूरे परिवार को जेल की सजा सुनाई जाएगी। सिमी ने गंभीरता से कहा, बच्चे, तू हमारे परिवार की एकमात्र आशा है। निश्चित रूप से तेरे लिए इस अवसर का लाभ उठाना और उच्च अधिकारियों की पहचान हासिल करना आसान नहीं था। तुझे कंपनी के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी पदोन्नत किया गया है क्योंकि तू प्रयास किए। कल आभूषण प्रदर्शनी के दौरान तेरे पास अपने लिए एक नाम बनाने और उद्योग में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में खड़े होने का मौका था। हालांकि इन चीजों के इतने महत्वपूर्ण क्षण में होने के कारण क्या तुझे लगता है कि निदेशक मंडल अभी भी तेरे लिए खड़े होने को तैयार होगा? इस तौर पर तू अपनी नौकरी खो देगी। अखिल ने चिंतित स्वर में कहा, यदि तुम निदेशक नहीं बन सकती तो कोई बात नहीं। हालांकि समस्या ये है कि एक दिन में इतने लाखों के गहनों का गायब होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि गहनों की प्रदर्शनी के रूप में महत्वपूर्ण होगा। कंपनी के रणनीतिक विपणन पर एक बड़ा प्रभाव होना निश्चित है। निदेशक मंडल को तब जहाँ की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये देखकर कि सबसे बड़े भाई और तीसरे भाई के परिवार अभी भी मुश्किल से अपनी स्थिति पर कैसे हैं, उन्हें निश्चित रूप से अवसर मिलेगा घाव पर नमक छिड़कने का। ये सही है। भाई साहब और अजीत का परिवार मौजूदा स्थिति का फायदा क्यों नहीं उठाएगा? ऊपर से वो सिंघानिया भी उनकी मदद करेंगे और ये सब इस शिवम की वजह से हंगामा किया था और करण को मारने की हिम्मत भी की थी। सिमी ने बहुत नाराजगी के साथ कहा, लेकिन देखो शिवम अभी कितना लापरवाह है, उसे कुछ भी परवाह नहीं। इस इंसान के पास वास्तव में विवेक है ही नहीं। यद्यपि हमारा परिवार पिछले कुछ दिनों में अच्छी तरह से जीने में कामयाब रहा, हमसे तुम जैसे पागल द्वारा बर्बाद होने जा रहे हैं।
रही है। अगर मैंने अफवाह के बारे में नहीं सुना होता तो मुझे निश्चित रूप से इस बारे में पता नहीं चलता। सिमी को अचानक कुछ और याद आया। उसने दृष्टि की ओर घुमाई और गंभीरता से पूछा, बीडब्ल्यू के प्रेम में वो जानती कि उसकी बेटी निश्चित रूप से अपनी बचत नहीं खरीद सकती। वो कार शिवम की है। दृष्टि कहने ही वाली थी कि शिवम ने इसे खरीदा है। शिवम, इट्स यू अगेन। मैंने दृष्टि को रोका। शिवम को रोकते हुए देखा। हालांकि मैंने कहा था कि तुम एक कायर हो, लेकिन मुझे सच में लगता था कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति थे। ऐसा लगता है कि मैंने फिर से कमा का है। ना केवल तुम्हारा दिमाग खाली है बल्कि तुम एक भयानक व्यक्ति भी हो। ऐसा लगता है कि निर्देशक के सहायक के रूप में तुम्हारे असली रंग सामने आ गए हैं। मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी इतने कम समय में इतना पैसा कैसे कमा सकती है। लेकिन कौन जानता था कि ये सब तो तुम्हारे द्वारा उकसाया गया था। क्योंकि तुमने कंपनी में इस परियोजना का कार्यभार संभालने के लिए दृष्टि का अनुसरण किया है, इसलिए तुम्हें स्वयं बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए होंगे, है ना? क्या गहनों की चोरी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है? सिमी ने संदेह के साथ कहा। माँ, असंभव है। शिवम ऐसा कभी नहीं करेगा। दृष्टि शिवम के लिए खड़ी हुई। तू कैसे जानती है कि वो नहीं करेगा? सिमी ने सवाल किया और गुस्से से उसके माथे पर नसें साफ दिखने लगी। वो इतने गुस्से में थी कि उसने अपना दिमाग लगभग पूरी तरह से खो दिया था। उसी समय शिवम का फोन अचानक बज उठा। डायलर को देखकर लग रहा था कि वो जगनपुरी है। गंभीरता से कहा, दृष्टि, मॉम एंड डैड, मुझे अभी कुछ जरूरी काम करना है, इसलिए मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। और कमरे से बाहर चला गया। दृष्टि, देखा तो कितना उड़ रहा है ये आजकल। केवल कुछ शब्द कहकर निकल गया सीधा बाहर। सिमी ने उग्र भाव से कहा, तलाक, तुझे इससे तलाक लेना ही होगा। सिमी ने दृढ़ता से कहा, बेटी, मैं अब स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ कि शिवम ना केवल हृदयहीन कमीना है बल्कि एक विश्वासघाती भी है। मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से बाहर कुछ भयानक कर रहा होगा। शायद उसे इस बार कंपनी से बहुत पैसा मिला है और तुम्हें खुद ही दोष देने की कोशिश कर रहा है, अन्यथा वो इतने महत्वपूर्ण समय में इतनी शांति से काम क्यों करेगा? बेटी, इस बार के फैसले में तुम्हारी बात नहीं होगी। सिमी ने गंभीरता से कहा, हमें निश्चित रूप से कल तक अपने परिवार से शिवम का पीछा छुड़ा लेना चाहिए, अन्यथा हम केवल अंतहीन आपदाओं का सामना करेंगे। दृष्टि अपनी माँ के दर्द को अब और सहन करने में असमर्थ आराम करने के लिए वापस अपने कमरे में चली गई। दृष्टि अपने बिस्तर पर लेट गई और आह भरी। दरवाजे की दूसरी छोर पर उसके माता पिता अभी भी इस बात पर बहस कर रहे थे। इस समय दृष्टि के फोन पर मैसेज आया, मैं इस मूवी को देखने जा रहा हूँ, चिंता मत करो, तुम्हें बस आराम करने और कल आभूषण प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। शिवम के मैसेज को देखकर दृष्टि के भाव शांत हो गए और उसका चिंतित मिजाज बेवजह शांत हो गया। दूसरी ओर शिवम पहले ही छतरपुर जिले से बाहर निकल चुका था और जिस तरह उसने अपने फोन को पकड़ा हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति खतरनाक रूप से ठंडी थी। सर, जिस मामले को आपने मुझसे देखने के लिए कहा था, उसकी पूरी तरह से जांच की गई है। जगन ने कॉल के दूसरी छोर पर सम्मानपूर्वक कहा, जिम्मेदार कौन था? शिवम ने पूछा। जगन ने झिझकते हुए कहा, ऐसा लगता है कि करण नारंग ने इसे करने के लिए गुड़गांव के कुख्यात ग्रुप को काम पर रखा है। मेरे लिए स्काई टावर पर प्रतीक्षा करें। जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं हर एक विवरण जानना चाहता हूँ। सर, क्या आप अभी रास्ते में हैं? मैं आपको लेकर के आता हूँ। जगन ने उत्सुकता से कहा, कोई जरूरत नहीं। शिवम ने तुरंत फोन काट दिया। सड़क के किनारे चलते हुए
शिवम ने एक टैक्सी रोकी और सीधे स्काई टावर पर चला गया। शुरू में घर जाने से पहले उसने जगन को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया था और अब ये स्पष्ट था कि कंपनी के किसी व्यक्ति ने कंपनी की इमारत में सभी निगरानी कैमरों को जानबूझकर बंद कर दिया था और कुछ बाहरी ताकतों के साथ मिलकर किंग ऑफ द वर्ल्ड को चुरा लिया था। आखिरकार कैसे संभव है कि कोई बाहर से आकर इमारत में प्रवेश करने, तिजोरी को खोलने और एक भी फिंगरप्रिंट या पश्चिम छोड़े बिना अपनी डकैती कर ले? इस प्रकार उन्हें डकैती के क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए। इतने वर्षों तक अंडरवर्ल्ड में रहने और काम करने वाले व्यक्ति के रूप में जगन ने खुद को ऐसी दुनिया का राजा घोषित किया था और कई कनेक्शन रखे। 20 मिनट बाद शिवम स्काई टावर पर पहुंचा और सीधे तीसरी मंजिल पर मीटिंग रूम में गया। कमरे में आने पर शिवम ने जगन को कमरे के किनारे पर अकेला खड़े देखा। सर, आखिरकार आप आइएगा, प्लीज बैठिए, ये लीजिए चाय। जगन ने विनम्रता से उसका अभिवादन किया और उसे एक कप चाय दी। ऐसा लग रहा था कि जगन इस बैठक के लिए बाहर गया था, क्योंकि उसने चाय, सिगरेट, नाश्ता और यहाँ तक कि मेज पर फल भी तैयार रखे थे। शिवम औपचारिक कृत्यों को खारिज करते हुए बॉस की कुर्सी पर बैठ गया और चाय की चुस्की ली। मुझे बताओ, शिवम ने शांति से कहा। डेस्क के सामने खड़े होकर जगन ने आगे बढ़ा लो, आगे से कहा, सर जी, मैंने आपके आदेशों का पालन करते हुए चुपके से करण नारंग की जांच की। इसके अलावा मैंने उन लोगों पर ध्यान दिया है जो हाल ही में उस दर्श सिंघानिया के संपर्क में रहे और उसकी पत्नी। मुझे मिले सुरागों का उपयोग करके मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि किंग ऑफ द वर्ल्ड को पूर्वी शहर में रैट नामक एक व्यक्ति ने चुरा लिया है। जगन ने धीरे से कहा, ये चूहा वास्तव में 2 दिन पहले करण नारंग से मिला था। आगे की जांच के बाद मुझे पता चला कि रैट वास्तव में पूर्वी शहर में काफी प्रसिद्ध है, जो सफल उत्तराधिकारियों को पकड़ने में विशेषज्ञता रखता है। मैंने मूल रूप से अपने आदमियों के लिए पूर्वी शहर में रैट को पकड़ने की व्यवस्था की और उसे गेहूं का टुकड़ा सौंपने के लिए मजबूर किया। हालांकि अपने वाक्य में एक छोटे से विराम के बाद जगन ने शिवम को एक दोषी अभिव्यक्ति के साथ देखा और जारी रखा। मुझे पता चला है कि रैट वास्तव में पूर्वी शहर के जीत गुज्जर से परिचित है। वे लोग पूर्वी शहर में तलाश गए थे, लेकिन जीत गुज्जर ने मेरे उन लोगों को अपना ही बंदी बना लिया। जीत गुज्जर? शिवम ने मुंह फेर लिया। जीत गुज्जर, जिसे ईस्ट सिटी में जीतू दादा के नाम से भी जाना जाता है, को पूरे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खिलाड़ी माना जाता था। पूर्वी शहर में वर्ल्ड के अधिपति के रूप में वो ताकत के मामले में जगनपुरी के बराबर था। वास्तव में वो जगन से भी अधिक निर्दयी था। तो उसने करवाया है, जीतू दादा ने? शिवम ने पूछा। सर जी, उस जीतू और मेरा 36 का आंकड़ा है, बहुत गहरी दुश्मनी है। हालांकि मैंने उसे फोन किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका मुझसे बात करने का कोई इरादा नहीं है। जगन ने कहा। जीतू ने स्पष्ट कर दिया था कि उसके पास सब कुछ है, जिसमें किंग ऑफ द वर्ल्ड और यहाँ तक कि मेरे लोग भी शामिल है। ये कहने के बाद कि मैंने अपनी सीमा को उसके क्षेत्र में कैसे पार किया, वो अपने हाथों में मेरे आदमियों के बदले में एक बड़ी राशि की मांग करने लगा। ये कहने के बाद जगन ने सम्मानपूर्वक किनारे की ओर कदम बढ़ाया। इस समय जगन की आंखें गुस्से से भर उठी, क्योंकि उसने अपने शत्रु जीत के बारे में सोचा था। जीत ने इस बार न केवल उसके आदमियों को हिरासत में लिया था, बल्कि उसने शिवम के सामने उसे शर्मिंदा भी कर दिया था। इस प्रकार वो मदद नहीं कर सका, लेकिन जलन की एक बड़ी भावना महसूस रहा था। शिवम ने पूछा, क्या तुम जानते हो ये जीत गुज्जर कहाँ है?